हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर से प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान विषय का प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ा रहा हूं और भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत मैं प्रथम यूनिट से कौटिल्य पढ़ा रहा हूं। मनु समाप्त हो गया है और दूसरा विचारक है कौटिल्य। पिछले वीडियो में मैंने कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया था और सप्तांग सिद्धांत में मैंने एक पॉइंट, सप्तांग सिद्धांत के 7 बिंदु हैं, 7 अंग हैं, तो एक अंगों के बारे में विश्लेषण किया था, वह था राजा। पिछले वीडियो में मैंने आपको राजा पर विस्तार पूर्वक बताया था कि राजा के बारे में कौटिल्य का क्या विचार है। इस वीडियो में मैं उससे आगे चलूँगा, राजा से आगे चलूँगा, यानी कि स्वामी से आगे चलूँगा। दूसरा है अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि ये जो 6 पॉइंट बचते हैं, 6 अंग बचते हैं, इन 6 अंगों को मैं समाप्त कर दूं। आइए चलते हैं सप्तांग सिद्धांत की तरफ। पार्ट 2 में सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत मैं आज राजा के आगे के जो अंग हैं उन विभिन्न अंगों के बारे में विस्तार पूर्वक विश्लेषण करूंगा। तो आइए चलते हैं। दूसरा अंग है अमात्य। जिस तरह से राजा सप्तांग सिद्धांत का प्रथम अंग है, पहला अंग है और महत्वपूर्ण अंग है, इसी तरह से सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत अमात्य द्वितीय अंग है। चाणक्य राज का दूसरा अंग अमात्य को मानता है। अमात्य का मतलब हो जाता है मंत्री परिषद या मंत्री। अमात्य का मतलब क्या होता है? मंत्री, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। चाणक्य कहता है कि जिस प्रकार गाड़ी का एक पहिया दूसरे की सहायता के बिना नहीं घूम सकता, उसी प्रकार राज चक्र भी अमात्य की सहायता के बिना नहीं चल सकता है। जिस तरह से एक गाड़ी में 2 पहिए होते हैं और दोनों की सेम भूमिका होती है, यदि एक पहिया नहीं रहता है तो फिर गाड़ी नहीं चल सकती है। इसी तरह से राज का दूसरा अंग कौन सा है? अमात्य है। अमात्य के बिना राजा किसी कार्यों का संचालन नहीं कर सकता है। कौटिल्य यहाँ राजा को सुझाव देता है कि अमात्यों का चयन देश काल और परिस्थितियों के अनुसार ही करना चाहिए। अमात्यों का चयन कैसे करना चाहिए? मंत्रियों की नियुक्ति कैसे करना चाहिए? देश काल परिस्थितियों और उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर ही मंत्रियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। कौटिल्य राजा को यह भी सलाह देता है कि मंत्री परिषद के अंतर्गत अपने सगे संबंधियों को नियुक्त न करें। सगे संबंधियों को मंत्री परिषद के अंतर्गत अपने सगे संबंधियों को नियुक्त न करें। जो सगे संबंधी व्यक्ति हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो घर के लोग हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वह पद का दुरुपयोग करते रहते हैं और अनुचित लाभ लेते रहते हैं। ऐसे में कौटिल्य कहता है कि राजा को मंत्री परिषद में अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को नहीं रखना चाहिए। चाणक्य कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति चरित्र को ध्यान में रखकर करना चाहिए। चरित्र, कैरेक्टर को ध्यान में रखकर करना चाहिए। राजा को यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त कर रहा है या मंत्री बना रहा है, उस व्यक्ति का चरित्र उत्तम हो, वह ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, उसके इतिहास के बारे में भी जानकारी ले ले, इतिहास का अवलोकन भी कर ले, उसके जीवन वृत्त की जानकारी ले ले। यदि जीवन वृत्ति उसका बहुत अच्छा है तब उसको मंत्री पद दिया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं दिया जाना चाहिए। कौटिल्य ने मंत्री परिषद की तुलना या मंत्रियों की तुलना राजा की आंखों से की है। राजा की आंखों से की है। कौटिल्य कहता है कि मंत्री परिषद राजा की आंखें हैं, यानी कि राजा जो भी देखता है सब मंत्री परिषद के सलाह से ही देखता है। मंत्री परिषद उसके विभिन्न मंत्री ही उसको परिचित कराते हैं, विभिन्न तथ्यों से परिचित कराते हैं। तो इस तरह से मंत्री परिषद जो है या मंत्री जो हैं वह राजा की आंखें हैं। चाणक्य का मानना है कि मंत्रियों के बिना राज्य का शासन सुचारू रूप से नहीं संपादित हो सकता है। राजा अकेले शासन नहीं कर सकता है, शासन करने के लिए विभिन्न सहयोगियों की आवश्यकता होती है, और यह जो विभिन्न सहयोगी होते हैं या मंत्री होते हैं, और मंत्रियों के माध्यम से राजा विभिन्न विभागों का संचालन करता है, पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का संचालन करता है। विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी मंत्रियों को दे दी जाती है। जैसा कि डॉक्टर बेनी प्रसाद कहते हैं, डॉक्टर बेनी प्रसाद कहते हैं, कौटिल्य के अनुसार
निष्कलंक व्यक्तिगत जीवन, बौद्धिक चातुर्य, उचित निर्णय, कर्तव्य की उच्च भावना एवं लोकप्रियता अमात्य के रूप में एक व्यक्ति के लिए नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें हैं, आवश्यक योग्यताएं हैं। यानी कि कौटिल्य ने मंत्रियों के लिए विशेष योग्यताएं बताई हैं और उन विशेष योग्यताओं को धारण करने वाला व्यक्ति ही मंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। जैसा कि कौटिल्य कह देता है कि मंत्रियों को नियुक्त करने में राजा को योग्यता का पूरा निर्धारण करना चाहिए। उसमें राजा को अपने सगे संबंधियों को नहीं रखना चाहिए, यानी कि जो भी व्यक्ति योग्य है उसी को रखना चाहिए और स्पेशली सगे व्यक्तियों को नहीं रखना चाहिए। तो कौटिल्य ने जो मंत्री परिषद की उपयोगिता बताई है या मंत्रियों की उपयोगिता बताई है, उसने मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की है। जिस तरह से मनु ने मंत्रियों की संख्या निश्चित कर दी है, मनु के अनुसार मंत्री कितने होने चाहिए, 7 या 8 होने चाहिए, 7 या 8 व्यक्ति मंत्री परिषद में रखा जाना चाहिए, राजा के लिए मंत्री होने चाहिए। लेकिन कौटिल्य ने मंत्रियों के लिए कोई निश्चित संख्या नहीं बताई है। यहाँ कौटिल्य कहता है कि यह राजा के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि उसको कितने मंत्री बनाया जाना चाहिए। यह राजा के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि राजा को कितना मंत्री बनाया जाना चाहिए। वैसे तो कौटिल्य ने मंत्रियों की संख्या बहुत अधिक निर्धारित नहीं की है और बहुत कम भी निर्धारित की है। वह कौटिल्य कहता है कि राज्य की आवश्यकता के अनुसार, राज्य के विभागों के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त किया जाना चाहिए, मंत्रियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। यानी कि जितने विभाग हैं उतने विभागों का संचालन किया जा सके। मंत्री उतने होने चाहिए कि समस्त राज्य के सभी विभागों का संचालन किया जा सके। बहुत अधिक मंत्री बनाना, बहुत अधिक मंत्रियों की नियुक्त करना भी राजा के लिए हानिकारक है। इसलिए राजा को सीमित मात्रा में मंत्री बनाना चाहिए। और वह यह भी कहता है कि राजा भले ही अधिक मंत्री बना दे, यानी कि यदि वह 15 मंत्री बना देता है, लेकिन वह कौटिल्य कहता है कि राजा को 15 मंत्रियों से सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए। सलाह मशवरा करने के लिए 3 से 5 ही मंत्री आवश्यक हैं। सलाह मशवरा करने के लिए या परामर्श करने के लिए 3 से 5 मंत्री ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि अधिक मंत्रियों से जब वार्ता होती है तो गोपनीयता भंग हो सकती है। ऐसे में 3 या 5 मंत्री से ही आवश्यक बैठक या इमरजेंसी बैठक करनी चाहिए या महत्वपूर्ण बातें करनी चाहिए ताकि गोपनीयता बनी रहे। तो हम देख सकते हैं कि कौटिल्य ने जो उस समय सुझाव दिया है, विचार दिया है, आज भी प्रासंगिक होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारी शासन व्यवस्था में विभिन्न मंत्री नियुक्त कर दिए जाते हैं, यानी कि संसद के सदस्यों का 15% मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। करीब इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 70 से 80 तक हो जाती है इनकी संख्या। लेकिन आवश्यक कार्य करने के लिए केवल 12 से 20 ही मंत्री होते हैं, 12 से 20 मंत्री होते हैं। ये जो कैबिनेट होती है, जिसको हम कैबिनेट कहते हैं, और इसका एक इनर कैबिनेट होती है जिसमें 5-6 मंत्री होते हैं। यही महत्वपूर्ण इन्हीं के साथ जो शासक होता है, प्रधानमंत्री, महत्वपूर्ण बैठकें करता है। तो इस तरह से कौटिल्य भी यही कहता है कि राजा को 3 से 5 मंत्रियों के बीच ही मंत्रणा करनी चाहिए, आवश्यक बैठक करनी चाहिए, ताकि गोपनीयता बनी रहे। इसी तरह से वर्तमान में हम देखते हैं कि जो इनर कैबिनेट होती है, अंतरंग मंत्रिमंडल होती है, उसमें 5 से 6 मंत्री होते हैं। वह हमेशा प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री उसको कभी भी अपने बैठक में बुला सकता है, अपनी बैठक में आमंत्रित कर सकता है और महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा परिचर्चा कर सकता है। अब हम आते हैं अमात्य के कार्य। अमात्य के कार्य क्या होते हैं? अमात्य के कार्य अमात्य के कार्य कौन कौन से हैं? कौटिल्य ने जिस तरह से राजा के कार्यों का वर्णन किया है विस्तार पूर्वक से, इसी तरह से उसने अमात्य के कार्यों का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कौटिल्य कहता है कि अमात्य का कार्य है कि जनपद के सभी कार्यों को सिद्धता की ओर ले जाना, यानी कि जनपद के सभी कार्यों को करना यह प्रत्येक मंत्रियों का कर्तव्य होता है। विपत्तियों का हमेशा प्रतिकार करना, अगर राज्य पर किसी प्रकार का संकट उत्पन्न हो जाता है तो वह संकट का समाधान कर सकता है। संकट का समाधान करने के लिए हमेशा मंत्रियों को तैयार रहना चाहिए। इसी तरह से कौटिल्य कहता है कि खाली भूमि को बसाना तथा उसका समुचित विकास करना भी मंत्री का कर्तव्य होता है। मंत्री यह देखें कि उसके राज्य में कहाँ भूमि खाली है, यदि भूमि खाली है तो वहाँ लोगों को बसाएं, वहाँ की भूमि जो बंजर पड़ गई है उसको उपजाऊ बनाएं और वहाँ पर खेती कराएं। इस तरह से बस्तियों को बसाना भी मंत्रियों का दायित्व होता है और बस्तियों का समुचित विकास करना है। मंत्रियों का यह दायित्व होता है कि
शत्रुओं को वह समाप्त करें। मंत्रियों का यह दायित्व होता है कि वह अपने शत्रुओं को समाप्त करने का प्रयास करें, यानी कि राज्य के जितने भी शत्रु हैं सभी शत्रुओं को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, राज्य की सुरक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से कौटिल्य कहते हैं कि मंत्रियों को अपने विभागों की आय व्यय का विवरण रखना चाहिए, और राज्य में जितने भी अपराधी हैं तो सभी मंत्रियों को चाहिए कि अपराधी को कठोर दंड दिया जाए, और दूसरे देशों से जो सहायता प्राप्त होती है उस सहायता पर विचार भी करना मंत्री परिषद का कर्तव्य होता है, मंत्रियों का दायित्व होता है। और इसके अलावा मंत्रियों का यह दायित्व होता है कि वह राज्य की रक्षा का भार अपने कंधों पर ले, राजकुमार या युवराजों की रक्षा करने का भार अपने कंधों पर ले, और समय आने पर वह युवराज का राज्याभिषेक भी करे। तो इस तरह से कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत मंत्रियों के या अमात्यों के विभिन्न कार्यों का वर्णन किया है। कौटिल्य ने कहा है कि राजा को सभी कार्यों को करने के लिए अमात्यों से परामर्श लेना चाहिए। यदि राजा दुराचारी है, यदि राजा निरंकुश है, अत्याचारी है, तो अमात्यों का यह कर्तव्य होता है कि उस राजा को हटा दे और किसी दूसरे व्यक्ति को राजा बनाए। यह अमात्य का भी दायित्व होता है कि वह निरंकुश राजा, बेईमान राजा या दुराचारी राजा के साथ न रहे, उस राजा को हटा दे। जो जन विरोधी कार्य करते हैं ऐसे राजा को मंत्री परिषद के द्वारा हटा देना चाहिए। इसलिए कौटिल्य ने राजा को सुझाव दिया है कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे प्रजा में और मंत्रियों में असंतोष हो, प्रजा भी असंतुष्ट हो जाए और मंत्री भी असंतुष्ट हो जाए। यानी कि यदि प्रजा भी असंतुष्ट हो जाएगी और मंत्री भी असंतुष्ट हो जाएंगे, फिर राज्य का नाश हो जाएगा, राजपद का नाश हो जाएगा, फिर प्रजा और मंत्री मिलकर किसी दूसरे व्यक्ति को राजा के लिए चुनने का प्रयास करेंगे। आइए अब तीसरा देखते हैं, जनपद। तीसरा जनपद देखते हैं। स्वामी भी हो गया, अमात्य भी हो गया, अब जनपद देखते हैं। जनपद क्या होता है? जनपद अर्थशास्त्र में यह कहा गया है कि जनपद का मतलब होता है जनता। जन मतलब जन का मतलब जनता, पद का मतलब भाग, भू-भाग, जनता प्लस भूभाग, इनको मिलाकर जनपद कहा गया है। इनको मिलाकर क्या कहा गया है? जनपद कहा गया है। कौटिल्य कहता है कि मनुष्यों से रहित प्रदेश जनपद नहीं कहलाते, और निश्चित प्रदेश रहित जनसंख्या राज्य नहीं कहलाती है। यानी कि यदि राज्य में मनुष्य नहीं है तो वह राज्य नहीं है, यदि मनुष्य निश्चित राज्य में नहीं रहते हैं तो फिर वह राज्य नहीं है। एक जनपद इन दोनों का संगम है, उसके होने पर ही राज्य अपना अस्तित्व ग्रहण करता है। एक जनपद जो होता है इन दोनों का संगम होता है, वह जनता और भूभाग को मिलाकर क्या बनते हैं? जनपद मिलते हैं, या उसको राज्य भी हम कह सकते हैं, राज्य भी बनते हैं। तो इस तरह से कौटिल्य का विचार है कि राजा को जनपदों की जनसंख्या की दृष्टि से समृद्ध करना चाहिए। यानी कि जो जनपद हैं उनमें जनसंख्या का बहुतायत होना चाहिए। इसके लिए अगर जनसंख्या कम है या राज्य की जनसंख्या यदि बस्तियां कम हैं या राज्य की जनसंख्या कम है, तो कौटिल्य यह सुझाव देता है कि राजा को दूसरे देशों से नागरिकों को लाकर अपने राज्य में बसाना चाहिए, ताकि उसके पास जनसंख्या हो जाए। और जनसंख्या क्या है? यह मानव शक्ति होती है। यदि किसी राज्य के पास जनसंख्या नहीं है तो वह कमजोर हो सकता है। तो कौटिल्य सुझाव देता है कि राजा के पास यदि बस्तियों में जनसंख्या की कमी है, लोगों की कमी है, जनता की कमी है, तो वह दूसरे देशों से लेकर अपने राज्य में उनको बसाना चाहिए और बस्तियों का निर्माण करना चाहिए। तो इस तरह से कौटिल्य जनसंख्या पर बहुत बल देता है। जैसा कि आधुनिक युग में देखते हैं कि राज्य के 4 अंग हैं। 4 अंग कौन कौन से हैं राज्य के? पहला है भूभाग, दूसरा है जनसंख्या, और तीसरा है सरकार, और चौथा है संप्रभुता। ये 4 भाग हैं, 4 अंग हैं राज्य के 4 अंग हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो कौटिल्य ने राज्य के अंगों को 2 ही में समाहित कर दिया है, जनता और भूभाग में। यानी कि भूभाग और जनता में ही उसने राज्य को समाहित कर दिया है। और जो यह सरकार और संप्रभुता है, इसको राजा में समाहित कर दिया है, क्योंकि उसमें बिना राजा के राज्य नहीं हुआ करते थे।
बिना राजा के राज नहीं हुआ करते थे। जिस तरह से इस समय बिना सरकार के हम राज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, बिना गवर्नमेंट की राज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से हम कौटिल्य के समय में भी बिना राजा के राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कौटिल्य ने राज्य के दो अंगों का वर्णन किया है कि जनता, एक भूभाग, यही मिलकर राज्य बनता है, यही मिलकर जनपद भी बनता है। अब कौटिल्य जनपद की संरचना के बारे में वर्णन करता है। वह कहता है कि जनपद में अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? 100 घर होना चाहिए, 100 घर होना चाहिए। वह कहता है जनपद में कम से कम 100 घर होना चाहिए, अधिक से अधिक 500 घर होना चाहिए, अधिक से अधिक 500 घर होना चाहिए। और इसमें किसानों और श्रमिकों की बहुलता होनी चाहिए। किसानों और श्रमिक यानी कि किसानों और शूद्रों की बहुलता होनी चाहिए। इसमें किसान पर्याप्त मात्रा में हो और शूद्र पर्याप्त मात्रा में हो। शूद्र का मतलब यहाँ क्या तात्पर्य है? श्रमिक से है, श्रमिक से है। तो यहाँ किसानों की बहुलता हो, शूद्रों की बहुलता हो, ताकि अधिक से अधिक अनाज पैदा हो सके, अधिक से अधिक खेती हो सके। जनपद के संगठन के संबंध में कौटिल्य स्पष्ट करता है कि 800 गांव पर, 800 ग्राम पर एक अधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए। राजा के द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए, जिसको वह स्थानीय कहता है। स्थानीय, इस अधिकारी का नाम क्या होगा? स्थानीय होगा। इसी तरह से वह कहता है कि 400 गांव पर एक अधिकारी का नियुक्त किया जाना चाहिए। इसी तरह से वह 400 गांव पर एक अधिकारी की बात करता है। 400 गांवों पर एक अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए, जिसका नाम क्या रखा है उसने? द्रोण मुख रखा है, द्रोण मुख रखा है। इसी तरह से 200 गांव पर एक अधिकारी की नियुक्त की जानी चाहिए, उसको खारवाटिक नाम देता है, खारवटिक नाम देता है। इसी तरह से कौटिल्य कहता है कि 10 ग्राम पर एक अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए, और उसको 10 गांव का जो अधिकारी होगा उसको संग्रहण नाम देता है, संग्रहण नाम देता है। यानी कि इस तरह से ये सब मिलाकर कौन होंगे? जनपद होंगे, जनपद होंगे। जनपद की ये संरचना बताया है कि 800 ग्राम पर एक स्थानीय होगा। तो इस तरह से जनपदों को 800 ग्राम, यानी कि इस तरह से जनपदों की संरचना कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कुछ इस प्रकार से दी है। 800 ग्राम पर स्थानीय है, 400 ग्राम पर द्रोणोमुख है, 200 ग्राम पर खरवाटिक है, 10 ग्राम पर संग्रहण। ये जो संग्रहण होगा ये 10 गांव का अधिकारी होगा। 10 गांव से यह कर इकट्ठा करेगा, अनाज इकट्ठा करेगा, और किसको देगा? वह खारवाटिक को देगा। इसी तरह से खारवाटिक द्रोणमुख के अधीन होगा, द्रोणमुख स्थानीय के अधीन होगा। ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि द्रोणमुख कौन है, या खारवाटिक कौन है, या संग्रहण कौन है। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कौटिल्य कहता है कि जनपद की संरचना इस प्रकार होनी चाहिए कि उसके भूभाग के मध्य किला हो, और सीमांतों पर किले बने हों। यानी कि जनपद की संरचना इस प्रकार होनी चाहिए कि भूभाग के मध्य में और सीमांतों पर किले बने हों, और इन किलों से रक्षा की जा सकती है। किलों से क्या किया जा सकता है? रक्षा की जा सकती है। कौटिल्य जनपद की कुछ विशेषताएं इंगित करता है। कौटिल्य कहता है कि जनपद इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें अन्न और उपज की बहुलता होनी चाहिए, यानी कि पर्याप्त मात्रा में अन्न पैदा होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उपज होने चाहिए, और संकट के समय वन पर्वतों के द्वारा आत्मरक्षा किया जा सके। इस प्रकार जनपद होना चाहिए, यानी कि उसमें पहाड़, जिस तरह से हम देखते हैं कि अरस्तु कहता है कि एक राज्य के लिए क्या आवश्यक उसने मानता है? पर्वत भी होनी चाहिए, नदी भी होनी चाहिए, जलवायु भी होनी चाहिए, और समुद्रों से घिरा भी होना चाहिए। और इस प्रकार का जो राज्य है वह अरस्तु के लिए उत्तम राज्य होता है। इसी तरह से कौटिल्य भी कहता है कि जो राज्य होना चाहिए, जनपद होना चाहिए, उस जनपद में पर्वत भी होने चाहिए, जंगल भी होने चाहिए, नदियाँ भी होनी चाहिए। यानी कि जनपद पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ हो, ताकि संकट के समय लोग आत्मरक्षा कर सकें। यदि राज्य पर कोई आक्रमण कर देता है तो लोग पर्वतों पर भाग जाएं या जंगलों में भाग जाएं, जंगलों में जाकर अपनी रक्षा कर सकें, और जनपद में कम श्रम में अधिक अनाज उत्पन्न किया जा सके। यानी कि वहाँ की भूमि कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए, ताकि कम समय में हम अधिक अनाज पैदा कर सकें, अधिक अनाज पैदा कर सकें कम समय में। कौटिल्य
जनपद के बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि जनपद इस प्रकार होना चाहिए कि जो जनपद हो, जनपद जो यह जनपद है, जनपद, इसके जो पड़ोस के राजा हों वह दुर्बल हों, पड़ोस के राजा दुर्बल हों, पड़ोसी दुर्बल हों, क्योंकि जब पड़ोसी दुर्बल होगा तो जनपद मजबूत होगा और यह इन पड़ोसी राजाओं को भी हरा कर या पराजित करके अपने राज्य में मिला सकता है या अपने अधीन कर सकता है। जनपद के अंतर्गत नदी होनी चाहिए, खान होनी चाहिए, खान सोने हीरे इत्यादि रत्नों की खान होनी चाहिए, जंगल में लकड़ियां पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और हाथियों का भी जंगल हो और वहाँ पर जलवायु अच्छा हो और वहाँ उस जनपद में बहुमूल्य वस्तुओं का विक्रय होता हो तथा जहाँ स्नेह युक्त और शुद्ध स्वभाव वाले लोग भी निवास करते हों। इन गुणों से युक्त जनपद एक संपन्न जनपद कहा जाता है। इन गुणों से युक्त जनपद एक संपन्न जनपद कहा जाता है, यानी कि जनपद के ऐसा होना चाहिए, वहाँ के नागरिक अच्छे होने चाहिए, वहाँ पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए, वहाँ नदियाँ होना चाहिए, जंगल होने चाहिए, पहाड़ होने चाहिए, कुछ मैदानी क्षेत्र होने चाहिए, कुछ उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। तो इस गुणों से भरपूर जो भूभाग होता है वह एक समृद्ध जनपद कहलाता है, संपन्न जनपद कहलाता है। तो इस तरह से कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जनपद का वर्णन किया है। चौथा है दुर्ग, फोर्ट। ये दुर्ग क्या होता है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दो प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है, एक दुर्ग विधान, एक दुर्ग विधान। दुर्ग विधान, पहला है दुर्ग विधान और दूसरा है दुर्ग निवेश। एक दुर्ग विधान है, दूसरा दुर्ग निवेश है। यह दुर्ग विधान क्या होता है? दुर्ग विधान का होता है दुर्ग के बाहरी हिस्सा, दुर्ग का बाहरी हिस्सा यानी कि मुख्य दुर्ग का निर्माण। और दुर्ग निवेश का मतलब होता है कि दुर्ग के अंदर के भवन और महत्वपूर्ण स्थान, यानी कि दुर्ग के अंदर, और यह क्या है, दुर्ग के बाहर। मुख्य दुर्ग कैसा होना चाहिए, मुख्य दुर्ग कैसा होना चाहिए। जैसे ये दुर्ग है, ये सब दुर्ग है, किला है, और किला के बाहर जो है दुर्ग विधान है, और दुर्ग निवेश किले के अंदर है, विभिन्न कमरे होते हैं, विभिन्न स्थान होते हैं। तो किले के अंदर के जो होते हैं उनको दुर्ग निवेश कहा जाता है। कौटिल्य कहता है कि इनकी संरचना एक वास्तुकार से करानी चाहिए, अच्छे तरह से संरचना कराई जानी चाहिए, अच्छे तरह से निर्माण कराया जाना चाहिए। दुर्ग का निर्माण कुशलतापूर्वक किया जाना चाहिए। दुर्ग जो है राज्य की रक्षात्मक शक्ति का प्रतीक है, राज्य की आक्रामक शक्ति का प्रतीक है, और प्रत्येक राज्य के लिए सुरक्षा के लिए, प्रत्येक राज्य की सुरक्षा के लिए एक मजबूत किला होना आवश्यक होता है, मजबूत दुर्ग का होना आवश्यक होता है। और जो किला होना चाहिए उस किले में सेना की मोर्चाबंदी होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सैनिक होने चाहिए, और आक्रमण के लिए गुप्त निकास होने चाहिए, गोला बारूद होना चाहिए, भोजन की सामग्री होना चाहिए, यानी कि किले में सब कुछ होना चाहिए कि यदि शत्रु बाहर आ जाता है, किले के बाहर आ जाता है, चारों तरफ से घेर लेता है, तो लंबे समय तक दुर्ग के लोग, दुर्ग में रहने वाले लोग लंबे समय तक भोजन पानी का उपयोग कर सकते हों, भोजन पानी का उपयोग कर सकते हों। इतने मात्रा में इसके पास हथियार होने चाहिए कि लंबे समय तक इन पर आक्रमण किया जा सकता हो। और कुछ गुप्त निकासी होनी चाहिए, गुप्त निकासी होनी चाहिए कि यदि दुर्ग के लोग देखें कि जान संकट में है, हम अब मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो दुर्ग उस गुप्त द्वार से निकलकर कहीं दूर भाग जाना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि समय समय पर विभिन्न राजा महाराजाओं के द्वारा जो किले बनवाते जाते रहे हैं, जो बनवाए गए थे, उनमें गुप्त द्वार भी होता था। वह राजा या रानी या मुख्य अधिकारी गुप्त द्वार से निकलकर वह अपनी जान बचा लेते थे, वह गुप्त द्वार से निकलकर कहीं दूर निकल जाते थे और उसके विरोधी उनको पकड़ नहीं पाते थे। इस तरह से कौटिल्य दुर्ग विधान और दुर्ग निवेश के बारे में वर्णन किया है, और उसने दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है औदक दुर्ग, औदक दुर्ग। दूसरा है पार्वत दुर्ग, और तीसरा है धानवन दुर्ग, और चौथा है वन दुर्ग। 4 प्रकार के दुर्ग का वर्णन कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। यह औदक दुर्ग क्या है? औदक दुर्ग, औदक दुर्ग का मतलब होता है जिसमें कि चारों तरफ से पानी और तालाब हो। जैसा कि मैदानी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं दुर्ग, मैदानी क्षेत्रों में दुर्ग बनाए जाते हैं, उसमें मैदानी क्षेत्र में जो दुर्ग होता है
चारों तरफ से इसमें पानी होता है या चारों तरफ से खाइयाँ खुदवा दी जाती हैं, एक मेन रास्ता होता है, चारों तरफ से पानी है। उस पानियों में क्या होना चाहिए? खतरनाक जीव होना चाहिए। चारों तरफ से जो पानी है उस पानी में खतरनाक जीव होना चाहिए, यानी कि मगरमच्छ होने चाहिए इत्यादि खतरनाक जीव होने चाहिए, ताकि कोई अगर दुश्मन पानी में घुसकर अगर दुर्ग पर चढ़ाई करता है तो उसे इन जल के जीवों से खतरा उत्पन्न हो जाए और वह साहस न कर सके। तो इसको हम कहते हैं अवदक दुर्ग, जो चारों तरफ से तालाब या पानी से बना हुआ, तालाब या पानी से घिरा हुआ हो, या नदियों के बीच में स्थित हो, या नदियों के चारों तरफ से इसके पानी हो, या नदियों के बीच में हो, वह अवदक दुर्ग कहा जाता है। दूसरा है पार्वत दुर्ग। यह पर्वतों पर स्थित होता है, पर्वत यानी कि ऊंचे पर्वतों पर स्थित होता है, और जहां से अपने शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखा जा सकता है। पार्वत दुर्ग यह पर्वतों पर स्थित होता है। और इसी तरह से धानवन दुर्ग, यह धानवन दुर्ग जो होता है यह मरुस्थली जगहों पर स्थित होता है, मरुस्थली जगहों पर होता है, रेगिस्तानों में बनाया जाता है। इस दुर्ग की एक विशेषता होती है कि इसके चारों तरफ दलदल होता है और रेत होते हैं, जंगली जीव होते हैं, जंगली वनस्पतियां होती हैं, और कोई भी शत्रु आसानी से इस धानवन दुर्ग पर चढ़ाई नहीं कर सकता है। वह दलदली प्रदेशों में यानी कि मरुभूमि में बनाए गए हों। वन दुर्ग यह जंगलों में है, यह जंगलों में हो, जंगलों में जो दुर्ग बनाए जाते हैं उसको हम वन दुर्ग की संज्ञा देते हैं। जंगलों में जो दुर्ग बनाए जाते हैं, जंगलों में जो किला बनाए जाते हैं उसको वन दुर्ग कहते हैं। यह घने जंगलों में बनाया जाता है। अब आते हैं कोष पर। कोष यानी कि खजाना, यह राज का 5वां अंग है। जिस तरह से ईंधन के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है, उसी प्रकार कोष के बिना राज का संचालन नहीं किया जा सकता है। कौटिल्य ने कोष को राज का अनिवार्य अंग माना है। कौटिल्य ने सुझाव दिया है कि राजा को कोष को हमेशा भरते रहना चाहिए, राजा को अपने कोष को हमेशा भरते रहना चाहिए। और यह कोष कैसे भरेगा? कर के द्वारा भरेगा। कौटिल्य ने यह सुझाव दिया है कि राजा को अनाज का 1/6 भाग कर के रूप में लेना चाहिए, व्यापार का 1/10 भाग कर के रूप में लेना चाहिए, पशुओं के व्यापार का 1/50 भाग कर के रूप में लेना चाहिए। इसी तरह से सोने का कुछ भाग लेना चाहिए। विभिन्न व्यापारी जो व्यापार कर रहे हैं उनसे कुछ भाग सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इसको कर के रूप में राजकोष में जमा कराना चाहिए। और इस कोष को पुनः राज्य की खुशहाली के लिए राजा को खर्च करना चाहिए। ऐसा न हो कि कोष का दुरुपयोग हो। इन कोष का उपयोग जो राजा खजाना भरता है, इस खजाने का उपयोग फिर राज्य की खुशहाली के लिए करे, लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए करे। और कौटिल्य ने यह भी सुझाव दिया है कि कोष धर्म के अनुकूल ही संग्रहित किए जाने चाहिए। धर्म के अनुकूल ही संग्रहित किए जाने चाहिए। किसी से जबरदस्ती हमें कर नहीं लेना चाहिए। अगर वह सक्षम नहीं है कर देने में, तो कौटिल्य यह सुझाव देता है कि राजा को उससे कर नहीं लेना चाहिए। जो लोग सक्षम है उन्हीं से कर लेना चाहिए। कौटिल्य कहता है कि राजा प्रजा से इस तरह संग्रह करे जैसे माली बगिया से पके पके फल इकट्ठा करता है, यानी कि वह कच्चे फल को नहीं तोड़ता है। जैसे माली बगिया से पके पके फल लेता है, प्रजा यदि देने में असमर्थ है तो उसे कच्चे फल की तरह से छोड़ देना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि असक्त प्रजा से कर संग्रह उसमें असंतोष अथवा विद्रोह का कारण बनता है। क्योंकि असक्त प्रजा से कर संग्रह उनमें असंतोष और विद्रोह का कारण बनता है। यदि हम असक्त प्रजा से, दुर्बल प्रजा से जबरदस्ती कर ले लें तो वह राजा के खिलाफ हो जाएंगे और विद्रोह करने लगेंगे। तो इस तरह से कौटिल्य कर के बारे में भी सुझाव देता है कि कर किस प्रकार लेना चाहिए और राजा को अपना कोष भरते रहना चाहिए। कोष की नियुक्ति करने के लिए, कोष की रखवाली करने के लिए कोषाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाना चाहिए। इस तरह से राजा के लिए कोष बहुत ही आवश्यक है। कोष के बिना राजा अपने राज्य का विकास नहीं कर सकता है, राज्यों का संचालन नहीं कर सकता है। आते हैं अब छठा बिंदु, दंड पर। छठा टॉपिक क्या है? सप्तांग सिद्धांत का 6वां अंग है दंड। अब आते हैं दंड पर। छठा टॉपिक है दंड। दंड क्या होता है? दंड का मतलब सेना होता है। और जैसा कि वर्तमान समय में हम दंड का संकुचित अर्थ लेते हैं, यानी कि दंड का मतलब सजा लेते हैं, दंड का मतलब सजा से लेते हैं। लेकिन कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दंड का विस्तृत वर्णन किया है। कौटिल्य कहता है कि दंड ही सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार है, राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार है।
दंड के माध्यम से हम समाज में शांति व्यवस्था बनाए रख सकते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रख सकते हैं। दंड जो है यह राजा का महत्वपूर्ण अंग है। राजा दंड के द्वारा ही शासन करता है, यानी कि दंड ही राजा है और राजा ही दंड है। इस दंड के भय से सभी लोग संतुलित जीवन व्यतीत करते हैं। राजा ने कौटिल्य ने दंड के अंतर्गत 4 प्रकार की सेनाओं का उल्लेख किया है। पहली सेना है, दंड के अंतर्गत पहली सेना है हस्ती सेना। हस्ती सेना, पैदल सेना, 4 प्रकार की सेनाएं होती थी उस समय। हम देख सकते हैं कि सेनाओं में अगर अपना इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे या मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, तो ये 4 प्रकार की सेनाएं ही मुख्य होती थी। हस्ती सेना का मतलब हाथी, हाथी यानी कि जो हाथी पर सवार होकर युद्ध करते थे। अश्व सेना का मतलब घोड़ा, जो घोड़े घुड़सवार सैनिक होते थे। रथ सेना का मतलब रथ, जिस पर राजकुमार और जिस पे राजकुमार, राजा और अन्य उनके साथी रहा करते थे पैदल, यानी कि इसमें जो सैनिक रहा करते थे, जो आम सैनिक रहते थे हथियारों के साथ, वह पैदल सेना में सम्मिलित होते थे। कई कैटेगरी बनी थी सेनाओं की, एक अश्व सेना, हस्ती सेना, रथ सेना और पैदल सेना। सबको इनकी योग्यता के अनुसार, उनके कर्म के अनुसार, सबको उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न सेनाओं में भर्ती किया जाता था। तो एक राजा के लिए सैन्य क्षमता का होना अति आवश्यक होता है। यदि उसके पास सैन्य शक्ति नहीं होगी तो वह अन्य राष्ट्रों से कमजोर पड़ जाएगा। तो सैन्य शक्ति का संचार किया जाना चाहिए, विभिन्न हथियार होने चाहिए, विभिन्न आयुध होने चाहिए, बारूद होने चाहिए, यानी कि अस्त्र शस्त्र का भंडारण भी राजा को करना चाहिए। तो इस तरह से राजा शक्तिशाली होता है। राजा के पास यदि अधिक से अधिक सैन्य शक्ति है, राजा के पास यदि अधिक से अधिक सैन्य शक्ति है तो राजा शक्तिशाली होता है। तो इस तरह से कौटिल्य ने दंड, राज के लिए दंड को भी आवश्यक माना है। दंड जो है यह 6वां अंग है, यह राज के लिए आवश्यक है। इसी के द्वारा हम अपने राज्य पर शासन कर सकते हैं, विदेशों पर आक्रमण कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास सैन्य शक्ति होगी, हमारे पास सैन्य शक्ति होगी, पुलिस होगी, सेना होगा और न्याय होगा। इन सभी के माध्यम से दंड को सुनिश्चित किया जा सकता है। 7वां है, अंतिम टॉपिक पर आते हैं, मित्र जो है यह राज का 7वां अंग है। यह मित्र राज का 7वां अंग है और राजा की सुरक्षा, संवर्धन, विकास के लिए मित्रों की अधिक आवश्यकता होती है। मित्र के बिना राजा अपने राज्य का विस्तार नहीं कर सकता है, नई नई योजनाएं लागू नहीं कर सकता है। कौटिल्य कहता है कि यदि अमात्य राजा की आंखें हैं तो मित्र उसके कान हैं, हाथ हैं, पैर हैं, यानी कि मित्र के द्वारा ही वह अपनी शक्ति को मजबूत करता है। एक राज्य के यदि मित्र, यह राज्य है, इस राज्य के अधिक से अधिक मित्र होंगे तो इस राज्य का अधिक से अधिक विकास होगा, राज्य का अधिक से अधिक विकास होगा। यदि इसके पास मित्रों की कमी होगी तो यह अपनी क्षमता विकसित नहीं कर पाएगा। कौटिल्य के अनुसार मित्र कम हो, यदि मित्र कम हो तो ठीक है, परंतु संकट के समय सहायता करने वाले हों। ऐसा न हो कि हमारे पास अधिक से अधिक मित्र हो जाएं और अवसर आने पर वह सारे मित्र हमें छोड़कर भाग जाते हों, हमारी मुसीबत में सहायता न करते हों, संकट के समय साथ नहीं देते हों। ऐसे अवसरवादी मित्रों से बचना चाहिए, ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के मित्रों से बचना चाहिए, धोखेबाज मित्रों से बचना चाहिए, कृतज्ञ मित्रों से बचना चाहिए। इस तरह से कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में मित्रों के बारे में भी विस्तृत वर्णन किया है कि मित्र कैसे होने चाहिए और किस प्रकार के व्यक्ति को मित्र नहीं बनाना चाहिए। कौटिल्य कहता है कि मित्र जो हैं वह वंश परंपरागत हों मित्र। कौटिल्य कहता है कि मित्र जो होने चाहिए वंश परंपरागत होने चाहिए, वंश परंपरा के आधार पर आधारित होने चाहिए। इसी तरह से वह कहता है कि विश्वासी होने चाहिए, विश्वासी मित्र जो हों विश्वासी होने चाहिए, विश्वास करने योग्य हों। जो मित्र हों वह विश्वास करने योग्य हों। मित्र जो होने चाहिए विश्वास करने योग्य हों, अस्थायी होने चाहिए और हितैषी होने चाहिए। यदि किसी भी राज्य के पास इस प्रकार के मित्र हैं तो वह राज्य शक्तिशाली हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया है, इंडिया के विभिन्न मित्र हैं, रूस है, इधर जापान है, श्रीलंका है, इधर अफगानिस्तान है, और इस तरह से हम विभिन्न देशों को ले सकते हैं, इजराइल को भी ले सकते हैं, अमेरिका का मित्र है। मतलब कहने का आशय यह है कि फ्रांस को ले सकते हैं, भारत का मित्र है।
तो जब हमारे पास अधिक से अधिक मित्र होंगे और सशक्त मित्र होंगे, संपन्न मित्र होंगे, तो हमारे विकास में सहायता कर सकते हैं, हमारे राज्य के विकास में सहायता कर सकते हैं। तो इस तरह से जब किसी भी राष्ट्र के पास, किसी भी राज्य के पास मित्र होंगे और विश्वासी मित्र होंगे और हितकारक मित्र होंगे, अस्थायी मित्र होंगे, तभी उस राज्य का संवर्धन हो सकता है और उस राज्य का विकास हो सकता है। तो इस तरह से कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों में मित्र को भी सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है कि हर राजा का मित्र होना चाहिए, ताकि आक्रमण के समय वो सारे मित्र राज्य जो हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए तैयार हो जाएं। इस तरह से कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को बताऊंगा कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिस प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया है, अगले वीडियो में उस प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।